नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है शारीरिक। शारीरिक के अंदर हमने आपको लेक्चर नंबर 5 तक आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। तो आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 6, ठीक है, जिसका नाम है अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल। ठीक है, ये चीजें हम अभी आपको समझाएंगे और एनसीईआरटी का है, आप अच्छी तरीके से समझ भी लीजिएगा क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी हमारी उच्च लेवल तक जाती है। ठीक है, तो जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी चैनल पे आपको एनसीईआरटी का हर एक चीज आपको हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जाएगा। क्लास 9th 10 11 12 सभी के लिए अवेलेबल है ये। ठीक है ना, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ आपको बेसिक तरीके से एक एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल दे देते हैं तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब तक आपको एग्जांपल नहीं पता चलेगा। चलिए एग्जांपल जान लेते हैं। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दिया गया है a इज इक्वल टू x1। इस टाइप से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है कोई समीकरण, मान लीजिए रैखिक समीकरण में समीकरण दिया गया है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इज इक्वल टू d1। अब दूसरा दिया गया है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2 दिया गया है। दूसरा दिया गया है, मान लीजिए एक और हमारा इक्वेशन दिया गया है जो है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन दिए गए हैं, लाइनर इक्वेशन दिए गए। कौन से? लाइनर इक्वेशन दिए गए हैं। तो अब इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। ये चीजें हम अभी आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आएगा तब तक आप कोई भी चीज समझ नहीं पाएंगे। पहले एग्जाम्पल समझाया जाएगा आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसमें हमारे कितने दिए गए हैं, ए भी दिया गया है, एक्स भी दिया गया और बी भी दिया गया है। दिया गया है ना, तीनों चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, ए एक्स और बी तीनों चीजें। तो चलिए हम तीनों चीजों को इस रूप में देखते हैं। ए इज इक्वल टू, ए को हम साइड में पहले कर देते हैं, a1 b1 और c1 इस टाइप से, a2 b2 c2 a3 b3 और c3। ठीक है, एक तो कवर किया। अब मान लेते हैं हमारा x। अब दूसरी चीज देखते हैं x। x हमारा यहाँ पे दिया गया है x y z, ठीक ना। और हमारा यहाँ पे क्या दिया गया, मान लीजिए और लिख देता हूँ, और हमारा यहाँ पे दिया गया है b। b इज इक्वल टू हमारा क्या दिया गया है, d1 d2 d3। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये लास्ट वाला है। अभी आपको समझ में आएगा ये हमने इस टाइप से क्यों लिखा है इसको, ठीक ना। अब इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, ठीक ना। वो फॉर्मूला हमारा है ax इज इक्वल टू b। ये फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आप लोग कहीं पे नोट करके लिख लीजिए या इसको एक पॉइंट के रूप में समझ लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसी फॉर्मूले के आधार पे आपको सब कुछ समझाया जाएगा अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल, ठीक ना। यही फॉर्मूला है, इसी के ऊपर आपको सब कुछ समझना है, ठीक ना। अब चलिए इसको एक अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, अच्छी लाइन से में देख लेते हैं, पूरी तरह से हल करते हैं इस फॉर्मूले के आधार पे। यहाँ पे देखिए दिया गया है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक ना। तो हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू, ठीक ना। अब हमारा a में क्या दिया गया है, a1 b1 और c1, a2 b2 c2 a3 b3 और c3, ये दिया गया है। ये दिया गया, अच्छी तरीके से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कोई इक्वल नहीं दिया गया है, a और x एक साथ दिए गए हैं। जब एक साथ दिए गए हैं तो हम इन दोनों को एक साथ में लिखेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं। उसके बाद x में क्या दिया गया हमारा है, x है
y है और z है, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, ए एक्स साथ में है इज इक्वल टू बी, बी अलग है, ए और एक्स एक में है, बी अलग हमारा, तो यहाँ पे हम इक्वल टू लगा देंगे, फिर लिखेंगे बी, बी में हमारा क्या है, d1 है, d2 है और d3 है। समझ गए कि नहीं? इसी को हम कहते हैं अव्यव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण के निकाय का हल। ये जो आया है यही हमारा क्या है, निकाय का हल है, रैखिक समीकरण के निकाय का हल है, ठीक ना। आंसर आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही हम इसको हल करेंगे। ये तो रहा आपको कुछ एग्जाम्पल। अब तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक ना, समझ में तो आना चाहिए मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे आपको मैं कुछ स्थितियां दिखाऊंगा, स्टेप, इसमें 2 स्टेप होते हैं, ठीक ना, इसमें 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप आपको दिखाएंगे अभी अच्छी तरीके से। स्टेप नंबर 1 मान लीजिए, स्टेप 1, ठीक ना। स्टेप 1 आप देखिएगा, स्टेप 1 में क्या दिया गया है, यदि ए एक, मान लीजिए यदि ए एक व्युत्क्रम है या व्युत्क्रमणीय है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है व्युत्क्रमणीय है, तो इसका जो होगा, ये जब अगर व्युत्क्रमणीय है, अव्यव है, व्युत्क्रमणीय अव्यव है, मान लीजिए अभी दिया गया है, आपको स्टेप मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक नोट्स हैं, जानते रहिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में है और उच्च लेवल तक ही जाएंगे। तो क्या इसमें जो दिया गया है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये जो दिया गया अभी हमने आपको समझा, ये जो फॉर्मूला है इसी के आधार पे आपको समझना है। ये जो दिया गया है हम पाते हैं, अगर इसको अगर हम हल करेंगे तो इसमें हमें मिलेगा एक चीज, देखिए a माइनस 1 एक्स, क्या मिलेगा, a माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू a माइनस 1 b, क्या मिलेगा, b मिलेगा, ठीक है ना। ये तो मिलेगा, ये हमारा कहाँ पे आता है, ये भी हमारा एक नियम है, क्योंकि ये जो हमें मिला है a माइनस 1 b, जो मिला है a माइनस 1 b मिला है, ये हमारा इसी का हिस्सा है, किसका है, a x इज इक्वल टू b का हिस्सा है, ठीक ना। ये जो हमारा एक व्युत्क्रमणीय है, क्या हमारा है, व्युत्क्रमणीय है, क्या जानते रहिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, और में देख लीजिएगा, अगर हमारे पास दिया है a माइनस 1, उसके बाद दिया है a x इज इक्वल टू, तो भी हमारा यही आएगा a माइनस 1 b, ठीक है। किसी भी प्रकार से ये जो हमारा नियम होता है, ये हमारा गुणन नियम होता है। कौन सा नियम होता है, a माइनस 1 के पूर्व द्वारा हमने गुणन किया है, ठीक है ना, ये हमारा गुणन नियम, गुणन द्वारा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए ठीक है, अगर नहीं समझ में फिर से आपको एक और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, या हम ये भी लिख सकते हैं, और में हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस 1 a, ठीक ना, इसको ब्रैकेट में करके हम लास्ट में x लिख सकते हैं, फिर भी हम लिखेंगे तो हमारा इतना ही आएगा, ठीक है ना, ये भी हमारा आएगा। ये हमारा कौन सा नियम, ये हमारा सहचर्य नियम, कौन सा, सहचर्य नियम लगेगा, या सहचर्य नियम द्वारा हमने इसको प्राप्त किया है। टोटल की बात करें, या हम लिख सकते हैं 1x इज इक्वल टू, तो भी हमारा यही आएगा, ठीक ना। तो या हम ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, ठीक ना, या हम x इज इक्वल टू a माइनस 1 b, ठीक ना, कुछ भी लिखे हमारा आएगा, टोटल लास्ट में जुड़ेगा हमारा यही। ये हमारा पहला स्टेप है। यदि एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो हम इसके रूप में हम इतना सारी चीजें पा सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक ना। ये हमारा एक नोट्स है, अच्छी तरीके से समझिएगा, ये एक नोट्स है, और ये जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको समझना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां इसका नियम लग सकता है, व्युत्क्रमणीय का नियम लग सकता है, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप में हम आपको समझाते हैं, मिटाने वाला कहाँ दिया, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए, अब स्टेप नंबर 2 समझिएगा। ये समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को आ गया। अब ये जो दिया गया है, जो हमने अभी आपको यहाँ से हल करके दिखाया था, ये वाला एग्जाम्पल जो हमने आपको हल करके दिखाया था,
ax इज इक्वल टू b, इसी को हम क्या कहते हैं, अव्यव विधि, ठीक है ना, अव्यव विधि विधि कहलाती है या कहते हैं, ठीक ना, यानी कि मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, ठीक ना, इसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। याद रखिएगा मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, मैट्रिक्स विधि क्या होती है, ठीक ना। अब चलिए स्टेप नंबर 2 में देखते हैं, अच्छी तरीके से समझिएगा। स्टेप नंबर 2 में क्या दिया गया हमारा है, यदि एक, जैसे कि अभी हमारा एक व्युत्क्रमणी था, ठीक ना, अगर ये हमारा अव्युत्क्रमणीय हो जाए, अव्युत्क्रमणीय हो, तो अगर ये हमारा अव्युत्क्रमणीय होगा तो हम लिख सकते हैं इस टाइप से, a इज इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 0, या जब इतना हम लिख देंगे तो जब ये अव्युत्क्रमणीय होगा तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, a नहीं ज्ञात करना होगा, जैसे कि हमने पहले स्टेप में बताया था आपको a माइनस 1b, ये हमें पूरा नहीं ज्ञात करना होगा, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, इसमें हमें b ज्ञात करना, सिर्फ b ज्ञात करना होगा, a माइनस 1 नहीं ज्ञात करना होगा, इसको हम साइड में हटा देंगे, बाकी हमें सिर्फ इसमें से b ज्ञात करना होगा, अगर ये हमारा अव्युत्क्रमणीय होगा तो। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है हम ये भी समझ सकते हैं, यदि हमारा एडजॉइंट यानी कि सखंडज ADJ A B नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 0 शून्य का अवयव नहीं है, ये भी हो सकता है, या शून्य जो है b के बराबर में नहीं है, b जो शून्य के बराबर में नहीं है, एडजॉइंट A सखंडज के नियम से देखिएगा, यहाँ पे अगर ये b नॉट इज इक्वल टू 0 यहाँ पे दिखा रहा है तो ये समझ जाइएगा कि यह एक असंगत है, क्या है, यह एक असंगत निकाय कहलाती है, या इसका कोई हल नहीं है, यह एक असंगत है, असंगत है, ठीक है, इसका कोई हल नहीं है। अगर एडजॉइंट A B नॉट इज इक्वल टू 0, यह एक असंगत है और इसका कोई हल नहीं है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगर एडजॉइंट B नॉट इज इक्वल टू 0 जहां पे भी आ जाए, ये तुरंत जान जाइएगा कि यह एक असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। हमने आपको संगत और असंगत एंड अद्वितीय हल के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझाया है, समझाया है कि नहीं है, आप लोग जाके देख लीजिएगा, क्लास 10 में आपको समझाया गया था अच्छी तरीके से, ठीक है। अब दूसरे की बात कर लें, अगर यहीं पे हमारा दिया गया, मान लीजिए दूसरे में देख ले, यदि हमारा यहीं पे दे दिया गया एडजॉइंट A B इज इक्वल टू 0, मतलब अगर B 0 के बराबर में है या B बराबर 0 है, तो अगर b बराबर 0 है तो ये जो इसका निकाय होगा, ठीक है ना, इसका निकाय, जो इसका निकाय होगा उसका यह संगत होगा, यह असंगत होगा, ठीक है ना, संगत या असंगत, ठीक है, यह संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि इसका हल हो या इसका हल नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसे लिख दे रहा हूं, इसका हल अनंत है या इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर दिया हमारा, अगर ये दे दिया है, इतना आप लोग याद रखिएगा, b नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये समझिएगा कि ये एक असंगत है और इसका
कोई हल नहीं है। अगर यहाँ पे दे दिया गया b इज इक्वल टू 0, तो ये समझिएगा कि इसका ये संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। इसका निकाय जो इसका हल जो है अनंत भी हो सकता है, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इतना आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखिए दूसरे स्टेप में आपको समझा रहे हैं, अगर ये जो हमारा है अव्युक्त कर्मणी हुआ तो इसके अंतर्गत ये दो स्टेप आते हैं हमारे, यानी कि दो चरण आते हैं या दो स्थिति आती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको अच्छी तरीके से समझाया गया है। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो उसमें आपकी गलती है, हमारी तो गलती है नहीं, क्योंकि हम तो आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। आपको फुल चैप्टर समझाया जाएगा बच्चों, फुल चैप्टर आपको समझाया जाएगा लेक्चर बाय लेक्चर, क्या हर एक एक पॉइंट आपको लेक्चर के रूप में दिया जाएगा, हर एक एक पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ में घंटा जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो हम आपको समझाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा, आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।